Students, let us discuss some more concepts. We have already started the chapter Our Environment, and we have finished some concepts like biodegradable and non-biodegradable substances, their effects in the environment. And then we also discussed in detail food chain, food web, and trophic level in a food chain. Various components of biotic and abiotic components has also been completed, and there comes the role of producers, consumers, and decomposers as well as transformers. We also discussed what is an ozone layer and what are its importance. Now another related question comes to you: how can you help in the disposal of waste materials? हमारे चारों तरफ से जो गंदगी है इसको ख़त्म करने में आप क्या मदद कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं? पहले तो ये है कि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट करना सीखें कि इसमें डिस्पोजल या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं। पहला काम ये हमारा होना है। दूसरा, हम ये सपोर्ट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ बर्निंग इन ओपन एयर और आउटसाइड वी कैन बर्न देम इन incinerators. Basically, in open burning we do nothing but we add carbon monoxide and carbon dioxide to environment, which internally add greenhouse gases and increase the global warming. ओपन में जब हम बर्निंग करते हैं तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस को हम ऐड करते हैं, जिससे ओजोन की लेयर भी डिप्लीट होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। अब जो इसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर कंपोस्ट फ्रॉम देम। नाउ व्हाट इज कंपोस्ट? We have to dig a ditch in our land and then fill it with the kitchen waste, especially the biodegradable substances. जो चीज़ें सब्जी का वेस्ट है या पेपर वेस्ट है या जो चीज़ें गल सड़ जाती हैं या इनडायरेक्टली जिन पर डिकम्पोजर्स एक्ट करके उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको एक खड्डे में हमने डालना है, डंपिंग करनी है। जब वो फिल हो जाता है तो उसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। कुछ समय के लिए जब आप उसको छोड़ देंगे और कुछ समय के बाद जब आप मिट्टी हटाएंगे तो नीचे वो सारा डिकम्पोज होकर पाउडर्ड सा जो है ब्लैक मटेरियल तैयार हो गया होगा, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। उस कंपोस्ट को अगर आप किचन गार्डन में या सब्जियों में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में भी अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी हो जाती है। तो हम इसमें कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं या बायोगैस भी तैयार कर सकते हैं। बायोगैस का सेपरेट एक प्लांट बना के वहाँ पर हम इन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ लेट अस डिस्कस मोर सम mind teasing and quiz type question. Which of the following groups contain only biodegradable items? इनमें से किस में बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं? ग्रास, फ्लावर, लेदर।
B part grass, wood, plastic. C fruit peels, cake and legume juice. केक, वुड एंड ग्रास. तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी एंड डी आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन? ग्रास, वीट एंड मैंगो. नो, क्योंकि वीट एंड मैंगो दोनों ट्री हैं, ट्री को नहीं खाता है. ग्रास, गोट एंड ह्यूमन. गोट, काउ, एलिफेंट. गोट एंड काउ दोनों हर्बीवोरस हैं. काउ गोट को नहीं खाती है और एलिफेंट काउ को नहीं खाता है. ग्रास, फिश एंड गोट, ये भी कोई बात नहीं बनती है. तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बी है, दैट इज ग्रास, गोट एंड ह्यूमन. अब इनमें से कौन सी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं? स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स. यस. वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन स्कूटर. स्कूल तक पैदल जाना बजाय इसके कि आप अपनी मम्मा को बोलेंगे कि मुझे स्कूटर पर छोड़ कर आओ. यस. कपड़े का बैग, मार्केट में जब शॉपिंग के लिए जाना है तो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन बैग आप कपड़े का बैग, जैसे बुजुर्ग हमारे लेकर जाया करते थे, उसको यूज़ करेंगे. तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं. सो वी कैन से दैट ऑल ऑफ द अबव और एनवायरनमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी फूड चेन में अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल के सारे ही ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे तो क्या होगा इकोसिस्टम में? इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. फॉर एग्जांपल हम सारी ही बकरियाँ जो हैं वो मार देंगे तो शेर जो है वो क्या खाएंगे? घास बढ़ जाएगा और घास जब बढ़ जाएगा उसको खाने वाले एनिमल्स नहीं होंगे तो उनकी रूट्स खुद ही सड़ जाएंगी और टाइगर जो है, लायन जो है वो भी भूखा मर जाएगा क्योंकि लायन तो घास नहीं खाएगा. तो इम्बैलेंस पूरा इकोसिस्टम में हो जाएगा और वो एक खूबसूरत सा इकोसिस्टम जो है एक डेजर्ट में चेंज हो जाएगा. जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो इन्हीं चीज़ों की एग्जाम्पल है. Will the impact of removing all the organism in a tropic level be different for different tropic levels? Can you imagine of any tropic level be removed without causing any damage to the environment? अब किसी फूड चेन में किसी ट्रॉपिक लेवल को हटाने से, जैसे हम गोट को हटाएंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इफेक्ट अलग तरह का होगा. जैसे हमने गोट हटा दी तो घास पहले उगा बहुत ज़्यादा और फिर उसकी रूट्स खुद ही ख़त्म हो गई और टाइगर भी मर गए. लेकिन अगर टाइगर सारे मर जाएंगे तो अब इफ़ेक्ट अलग से होगा. अब इफ़ेक्ट ये होगा कि गोट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वो सारे का सारा घास खा देंगी. अब उनके लिए घास नहीं बचेगा तो वो खुद ही मर जाएंगे. सो फूड चेन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हटाने से डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है. नंबर 2, क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड चेन से हटाया जा सकता है विदाउट डैमेजिंग द इकोसिस्टम? हम क्या मतलब कि एनवायरनमेंट को या क्या इकोसिस्टम को बिल्कुल भी डैमेज ना हो तो हम क्या किसी एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं. जैसे कोई सब्ज़ी हम बना रहे हैं, मामूली सी चीज़ नमक होती है, मामूली सी चीज़ हल्दी होती है, मामूली सी चीज़ तेल का तड़का होता है, हटा दीजिए आप उसमें से तो देखिए सब्ज़ी कैसी बनती है. इकोसिस्टम में या फूड चेन में ग्रास हो या कोई हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो, ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट. उनकी सब की इम्पोर्टेंस है और हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को
हटा नहीं सकते हैं, हटाएंगे तो एनवायरमेंटल डैमेज ज़रूरी होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे डीडीटी है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। इनको जब हम यूज़ कर रहे हैं आजकल खेतीबाड़ी में कीड़े मारने के लिए या वीड्स को ख़त्म करने के लिए, तो ये डिकम्पोज नहीं होते, ये जैसे थे जिस फॉर्म में वैसे ही रहते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, हर्बीवोरस जब प्लांट्स में चले जाते हैं और प्लांट्स को जब हर्बीवोरस खाते हैं तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हर्बीवोरस के बॉडी के सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं। अब उन हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया। मान लो हम कहते हैं किसी तालाब में मॉस्किटो होते थे, मच्छर होते थे, हमने डीडीटी का छिड़काव किया। डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अब वो इंसेक्ट्स ने के बीच में चला गया, इंसेक्ट्स को फिश ने खाया, तो वो डीडीटी जो है फिश के सेल में चली गई, फिश को बड़ी फिश ने खाया, वो डीडीटी जो एक्युमुलेट हुई थी सेलों में अब वो बड़ी फिश में चला गया, बड़ी फिश को इंसान ने खाया, तो इंसान के सेल में वो डीडीटी पहुंच गई। अब ये धीरे धीरे जो है सेल के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्युमुलेट होते जाते हैं। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड इट डिस्टर्ब्स द मेटाबॉलिज्म एंड वेरियस फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एज वेल एज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम जो है हो रही है आजकल के दौर में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम जो है जनरेट होती हैं, एक तो अभी बता दिया बायोमैग्निफिकेशन, इससे पॉल्यूशन भी होता है और यूजफुल ऑर्गेनिजम्स मर भी जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि हम बार बार कहते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल से प्रॉब्लम होती है, क्या सभी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम नहीं होती? जी नहीं, फिर भी प्रॉब्लम होती। क्यों? क्योंकि जब सारे ही वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होंगे तो उनको डिकम्पोज करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा चाहिए। अब इतने ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो वो डंप पड़ा रहेगा, चारों तरफ से गंदगी पड़ी रहेगी और वो डिकम्पोज होंगे ही नहीं। तो इवन देन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी अगर ओपन में छोड़ दिए जाएं, जब वो सड़ेंगे, डिकम्पोज होंगे, उसमें से फाउल स्मेल निकलती है, उसमें से फ्लाइज, मॉस्किटो वगैरह डेवलप करती हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड करती हैं। अब इन सारी चीज़ों से हो क्या रहा है कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। दैट हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न फॉर द वर्ल्ड। अब इसके लिए क्या स्टेप्स पूरी वर्ल्ड ने उठाए हैं या उठा रहे हैं, हमने देखना है कि सबसे पहले ओजोन की लेयर जो है पतली क्यों पड़ रही है। पतली क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज के कारण पड़ रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में जाए, इनको रोकना है हमने। पहला ये है कि CFC वाली चीज़ों को यूज़ करना है। CFC क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिन जिन चीज़ों में होता है, जैसे फ्रिजेज हैं, कूलर्स हैं, ऐसी फ्रिजेज का यूज़ करना है जो CFC फ्री होता है। अपनी फ्रिज को आप देखेंगे आज